जय हिंद दोस्तों। देखिए साइंस का चौथा प्रैक्टिस सेट है और इससे पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट हुए हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए इस सेट का क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एमिनो सेंटोसिस एक तरीका है जिससे क्या बताता है। तो देखिए ऑप्शन है कि भ्रूण के लिंक को, एमिनो एसिड के प्रकार को, प्रोटीन में एमिनो एसिड के अनुक्रम को, या हार्मोन के प्रकार को। तो इसका आपको सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण के लिंक को बताता है एमिनो सेंटोसिस। इससे भ्रूण का लिंक को पता चलता है कि बच्चा मतलब कि लड़का है या लड़की। ठीक है, चलिए अगला है कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। देखिए जब जैव विकास के संदर्भ में कह रहा है क्वेश्चन, तो सांपों के अंगों का लोप होने का कारण क्या हो सकता है। तो ऑप्शन है अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से, बिलों में रहने के प्रति अनुकूल से, प्राकृतिक चयन से, या उपोजित लक्षणों की वंशागति से। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वंशों का उपयोग तथा अनुप्रयोग से। देखिए जो लैमार्क थे, उन्होंने बताया था कि जैव विकास के संदर्भ में बताया था कि जो भी जीव प्राणी हैं वह अपने जिस अंग को ज़्यादा प्रयोग करते हैं वह अंग में वृद्धि होता है, और जिस अंग का वो मतलब कि प्रयोग नहीं करते हैं वह अंग धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से जैव विकास के संदर्भ में सांपों का अंगों का लोप हो जाना होता है। चलिए देख लेते हैं हम अब अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्प विकसित अंग है। तो ऑप्शन आपके सामने है फेफड़ा, और यहाँ है अपेंडिक्स, हृदय और गुर्दा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपेंडिक्स। देखिए फेफड़ा तो विकसित नहीं रहेगा तो फिर मानव शरीर संतुलन में रह ही नहीं पाएगा, श्वसन की क्रिया नहीं हो पाएगी ढंग से। हृदय ना रहो तो फिर भी ब्लड सर्कुलेशन भी नहीं हो पाएगा बढ़िया से। गुर्दा ना रहे, किडनी, तो फिल्ट्रिकेशन का काम कैसे होगा। तो जो एपिडर्मिस होता है, तो एपिडर्मिस ये अपूर्ण अंग है, मतलब कि आधे होते हैं, थोड़े मोड़े होते हैं मानव के शरीर में। जो एपिडर्मिस होता है यह सुक्रोज का, सेलुलोज का पाचन सबसे ज़्यादा करता है, सेलुलोज का, इसलिए ये पशुओं में सबसे लंबी होती है, मतलब इसका पूर्ण रूप होता है पशुओं में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसमें, इनमें से कौन गैर संवहनी पौधा है। देखिए गैर संवहनी जब कहते तो गैर संवहनी का मतलब होता है कि उस पौधे में जाइलम और फ्लेम ना हो, जाइलम और फ्लेम उसमें ना हो। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसके साथ साथ आप और भी कुछ पौधे के नाम जान लीजिए जो कि गैर संवहनी पौधे हैं, और ये थैलोफाइटा और बैरोफाइटा का होते हैं। क्या होते हैं? थैलोफाइटा और बैरोफाइटा वर्ग के होते हैं ये पौधे। और कुछ ऑप्शन डाल लीजिए, जैसे कारा है, पेड़ पौधे के नाम जान लीजिए, कारा है और इलोथिक्स है, मॉन्स है। ये सारे जो पेड़ पौधे होते हैं ये गैर संवहनी पौधे होते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान भाखड़ा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है कौन। CaCl2, CO2, CaO, CaCO3। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जब भी बात करें अधिक प्रतिक्रिया या तीव्र प्रतिक्रिया, तो दो ही चीज़ में होता है। किसमें? तो एक होता है चूना प्लस जल में, और एक होता है आपको सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस जल में, यही दो होता है। तो देखिए यहाँ पर चूना में हो जाएगा सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर हो जाएगा CaCO। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम कि मिल्क मैग्नीशिया का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है घुट्टी यानी लैक्सेटिव दर्दनाशक में, या शामक औषधि में, या एंटीबायोटिक में। तो इसका आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घुट्टी लैक्सेटिव में। और देखिए जो मैग्नीशिया मिल्क है उसको हम एंटा एसिड भी कहते हैं, क्योंकि ये अम्लीयता को कम कर देता है। किसको? अम्लीयता को कम कर देता है। इसको प्रति अम्ल भी कहते हैं, प्रति अम्ल को ही एंटा एसिड कहते हैं। चलिए देखते हैं हम अब अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक थर्मोमीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है और उसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो थर्मामीटर में हो, चाहे थर्मामीटर हो, बैरोमीटर हो, इस सब में जितने भी जैसे रक्तचापी हो जिसमें पारा का प्रयोग किया जाता है उसमें मरकरी। क्या हो जाएगा आंसर? मरकरी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए जो कैडियम होता है बहुत जहरीला होता है ये कैडियम। चलिए अब अगला हम क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जंग की रोकथाम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जो गैल्वेनाइजेशन होता है इसमें जिंक ऑक्साइड बनता है। क्या होता है? जिंक ऑक्साइड बनता है। और क्रोमियम प्लेटिनम जो प्लेटिंग होता है वो साइकिल के रिंग में इसका प्रयोग होता है, साइकिल के रिंग में प्रयोग होता है। चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन।
तो अगला क्वेश्चन इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम होता है। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, किसमें? घटते क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घटते क्रम होता है। देखिए, तो घटते क्रम लिखने से पहले आप ये जान लीजिए, जो अल्केन होता है, क्या? अल्केन, अल्केन, और उसके बाद अल्कीन क्या होता है? अल्कीन, और अल्कीन के बाद अल्काइन, अल्काइन। तो इसका फार्मूला होता है किसका? अल्केन का CnH2n प्लस 2। क्या होता है? CnH2n प्लस 2। और जो अल्काइल है उसका फार्मूला होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n। और जो अल्काइल होता है, अल्काइल, उसका होता है CnH2n और उसके बाद -2। यानी यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 है और यहाँ से 2 हाइड्रोजन कम ही हो गया और यहाँ पर फिर 2 हाइड्रोजन कम हो गया, यानी ये घटते क्रम में है। तो सबसे पहले हो जाएगा एल्केन, उसके बाद एल्कीन, उसके बाद एल्काइन। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका ऐसा ऑप्शन आपको डी में दिख रहा है, अल्केन, अल्कीन, एल्काइन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि यौगिक CH3, CH2, CH3 का IUPAC नाम क्या है? तो ऑप्शन आपके सामने है प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन और ये है पेंटेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोपेन। देखिए कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, यानी 3 कार्बन, तो प्रोपेन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन इसमें है 12 नंबर क्वेश्चन। चलिए स्क्रीन पर ला देते हैं हम। चलिए 13 नंबर, 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया है कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें चपटा किया जा सकता है उसे आघातवर्धनीय कहते हैं। तो सही बात है, यहाँ आघातवर्धनीय कहते हैं जिस चपटा किया जाता है। इनमें से कौन सा आघातवर्धनीय का उदाहरण नहीं है? देखिए जो लिथियम फाइल होता है वो तो आघातवर्धनीय होता ही है, क्योंकि देखिए मिठाई उठाई पर अब आप देखते होंगे तो पतली पतली वो चादर चाहिए जाती है जिसे हम खा भी लेते हैं, वो लिथियम फाइल ही होता है। ठीक है, और देखिए स्वर्ण पदक तो आप जानते हैं आघातवर्धनीय होता है, इसे पीट कर लंबा चादर तने तक किया जा सकता है। और चांदी का फाइल भी आप जानते हैं, ये भी मिठाई उठाई के बुरादे उरादे में प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो ईडियम पन्नी होता है, ईडियम पन्नी, इसका प्रयोग आप चादर के मतलब आघातवर्धनीय के रूप में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें धातु और धातु के उपधातु सबके गुण पाए जाते हैं। और सबसे मुख्य बात आप ये जान लीजिए कि आघातवर्धनीय या तन्यता धातु में ही होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है इसमें, और कुछ भौतिक राशियाँ दी गई हैं और उनका मात्रक दिया गया है। तो आप बताइए, सबसे पहले त्वरण है, तो त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है त्वरण का, यानी ए का हो जाएगा 3। बल का क्या होता है? बल का होता है न्यूटन, यानी 1 का 4। कार्य का क्या होता है? जूल, कार्य का जूल। और आवेग का होता है न्यूटन सेकेंड। और आवेग का या संवेग का ये उसका न्यूटन सेकेंड ही होता है, आवेग और संवेग का। और देखिए कार्य जो होता है जूल, इसका उष्मा भी होता है, कोई प्रकार की ऊर्जा भी हो तो उसका भी जूल होता है। तो ऐसा आपको ऑप्शन किस में दिख रहा है? तो 1 का 4, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वेग भी से चलती हुई कार का ड्राइवर ए दूरी पर अचानक सामने एक चौड़ी दीवार देखता है। ठीक है, तो उसे निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तेज से ब्रेक लगाने चाहिए, तो सही बात है तेज से ब्रेक लगाना ही चाहिए। दूसरा ऑप्शन है तेज़ी से मोड़ लेना चाहिए, सही बात है तेज़ी से मोड़ लेना चाहिए। तो ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं इसमें। तो अगला क्वेश्चन है कि अविचालित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग के चलने को प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? देखिए अवचलित मानी रुकी हुई वस्तु है, अवचलित मीन्स रुकी हुई वस्तु है, और उसमें आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रकृति को क्या कहते हैं? देखिए इसे तो जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम इसे ही कहते हैं कि जो वस्तु अगर गतिमान है तो गति में ही रहेगी, अगर विराम में है तो विराम में ही रहेगी, इसे तो जड़त्व का ही नियम कहते हैं। चलिए एक फॉर्म आपको मतलब ट्रिक बता देते हैं कि आप न्यूटन का प्रथम नियम और प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम कैसे याद रख सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लेते हैं फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ को सबसे पहले जान लीजिए जड़त्व का नियम ये कहते हैं, और गैलीलियो का नियम इसी को कहते हैं, फर्स्ट लॉ को। देखिए जब भी विराम की बात करें, विराम के विरोध करे, गति का विरोध करे, तो आप समझिए कि वो प्रथम नियम से संबंधित है, जड़त्व उसके नियम से संबंधित है, गैलीलियो के नियम से संबंधित है। अगर बात करते हैं न्यूटन की सेकेंड लॉ, तो सेकेंड लॉ में जब भी वस्तु को कम चोट लगे, किसी को चोट कम लगे, खिलाड़ी को चोट कम लगे, कैच लेते समय चोट कम लगे, तो कम और ज़्यादा की बात करें चोट में तो है सेकेंड लॉ। और थर्ड ऑप्शन में चोट लगे, सिर्फ चोट लगे, तो वो हो जाता है आपको न्यूटन का तृतीय नियम। चलिए अब हम देख लेते हैं आपको अगला क्वेश्चन। जब एक गिलास पर रखे एक कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है?
तो ऑप्शन आपके सामने है, पहला है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, जड़त्व का नियम, न्यूटन का विषयक तीसरा नियम, और इसका है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। किसका? संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो आपको इसमें करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो चलिए इसका हम करेक्ट आंसर देख लेते हैं आपको। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व का नियम। क्या हो जाएगा? जड़त्व का नियम हो जाएगा। क्योंकि देखिए सिक्का जो होता है वो उसमें विरा में होता है, और जो कार्ड पर उंगली मारते हैं तो कार्ड गति में जाता है और सिक्का नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो विरा में रहना चाहता है, इसलिए पानी में जाकर डूब जाता है सिक्का गिलास वाले पानी में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि किसी पदार्थ पर खाली डेस्क कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण क्या कहलाता है? देखिए किसी भी पदार्थ पर जब बाह्य बल लगता है, क्या? जब भी बाह्य बल लगता है तो जब उसके आकार में कोई परिवर्तन ना हो, यानी समझिए कि वस्तु क्या है? दृढ़ता है। दृढ़ता का मतलब कि हील डोल टस मस कुछ नहीं हो सकता है, उसी को तो दृढ़ता कहते हैं। वो बाह्य बल लग भी रहा है तो भी वो दृढ़ता है, कि उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी दिखाई दे रहा है यहाँ, बाह्य बल और दृढ़ता। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक गैस के रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापक्रम क्या हो जाएगा? देखिए तो ऑप्शन आपके सामने है, शून्य हो जाता है, या गिरता है, स्थिर रहता है, या बढ़ता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, बढ़ता है। देखिए जो दाब होता है वो डायरेक्टली टू प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के। किसके? टेम्परेचर के। दाब को बढ़ाइएगा टेम्परेचर बढ़ेगा, दाब घटाइए टेम्परेचर घटेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, इसका क्या दबाव, या करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि वातावरण के दबाव में वृद्धि कर दी जाए तो भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? ऑप्शन है परिवर्तित नहीं होती है, और बढ़ती है, कम होती है, त्रुटिपूर्ण परिवर्तित होती है। देखिए जब वातावरण की में वृद्धि कर जाती है, वातावरण के दाब में यानी प्रेशर में वृद्धि कर जाती है, तो वह उसका भाप में क्या होता है? माने वाष्पन में, वाष्पन ही तो होता है भाप में कमी आ जाती है। भाप में क्या होती है? कमी आती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कम हो जाती है। क्या हो जाएगी? कम हो जाती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? ऑप्शन है पेट्रोल, तेल, हवा, हीरा। तो देखिए अपवर्तनांक कम डायरेक्ट ऐसे नहीं कह सकते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए सघन, सघनता सबसे ज़्यादा किस में है? तो देखिए सघन सबसे ज़्यादा इसमें है हीरा, यानी हीरा ठोस है तो सब इसमें सघन होगा ही, और हीरा सबसे ज़्यादा सघन हो गया। उसके बाद आपको पेट्रोल हो जाएगा, पेट्रोल के बाद आपको तेल हो जाएगा, तेल के बाद आपको हवा हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा हवा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं इसी तरह के प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।